ओके, तो अब हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आखिरकार जो स्टार्ट हुई थी यूएसए के अंदर, उसमें उसका पीछे पसे मंजर क्या था, उसका बैकग्राउंड क्या था। तो बैकग्राउंड के अंदर हम तीन चीज़ें देखेंगे बेसिकली। तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? तीन चीज़ें याद रखें। नंबर वन, ब्रिटिश के अंदर जो हमारे पास इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुई, तो ब्रिटिश द बर्थ प्लेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, तो सेकंड चीज है आपकी अमेरिकन सिविल वॉर। और जो थर्ड चीज है वो ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अमेरिका। अब इन तीनों में भी आपको छोटी छोटी चीजें बताया, तो जो आपने याद रखनी है, जो आपको याद रहेंगी। ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ अमेरिका। अब ब्रिटिश के अंदर एक तो चीज आप याद रखें कि कंडीशन ऑफ पीपल बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसको मैं दूसरे मार्कर से लिख लेता हूँ। कंडीशन ऑफ लोकल्स बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। और सेकंड आपने एक चीज याद रखनी है कि ब्रिटिश का कॉलोनियल एरा। ठीक है, अभी इनको मैं मजीद डिटेल में भी बताऊंगा। तो ब्रिटिश का कॉलोनियल एरा। अब सिविल वॉर पे आ जाए। सिविल वॉर आपको पता है, मैंने आपको हल्का फुल्का सा बता दिया था, बस आप हल्की सी उसकी ग्लिम्स भी दे देंगे तो ये काम कर जाएगा। आ जाए ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे। तो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पे पहली चीज जो आपने याद रखनी है वो एम्बार्गो एक्ट याद रखें। एम्बार्गो एक्ट, ये एम्बार्गो एक्ट जो कि 1807 में लगाया था थॉमस जेफरसन ने। ग्रोथ इंडस्ट्रियलाइजेशन में एक चीज आप एक और याद रख लें कि जेम्स मोनरो वाज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और उसके दौर के अंदर आपको पता है कि वॉर ऑफ 1812 वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हल्की सी ग्लिम्स इसकी भी देखेंगे। और तीसरे नंबर पे आपने एक याद रख लेना है कि प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो गई थी। ठीक है, इंडस्ट्रीज जो है इनमें बूस्ट आ गया था। तो ये तीन छोटी छोटी चीज़ें याद रखें। तो इसको मैं इन तमाम चीज़ों को अब हम क्या करेंगे, फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा जी, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जब हम कंडीशंस देखते हैं लोगों की, लोकल्स की वहाँ के, तो उनकी क्या हालात थे। आप सबको पता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन थी नहीं, लोग ज़्यादातर फार्मिंग करते थे। ठीक है, फार्मिंग करते थे तो ये कहाँ पे रहते थे? ये रूरल एरिया के अंदर रहते थे। और अगर ये रूरल एरिया के अंदर रहते थे तो ये क्या करते थे, उतनी ही खुराक उगाते थे जिसमें इनका अपना पेट पूजा हो। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट फूड्स होती थी। ठीक है, सेल्फ सफिशिएंट फूड की ग्रोथ करते थे ये लोग। उतना ही उगाते थे जितना कि गुजारा हो सके, क्योंकि इतना फूड उगता नहीं था तो अपनी पड़ी रहती थी इनको। लिहाजा ये सेल्फ सफिशिएंट फूड उगाते थे, जानवर वगैरह पालते थे। एग्रीकल्चरल बेस्ड सोसाइटी थी ना, एग्रेरियन सोसाइटी थी। और थर्ड ये कि प्रोडक्ट्स बनती थी, लेकिन वो छोटी छोटी जो सनतें नहीं होती, छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, उनमें ये सनतें बनती थी, और सनतें कह रहा हूँ, प्रोडक्ट्स बनती थी, और फिर इनको क्या किया जाता था, फैलाया जाता था डिफरेंट जगहों के ऊपर। सेकंड ये कि जो लोग थे वो बल्क में अपना फूड प्रोड्यूस कर लेते थे। मैंने बात कर ली, फर्नीचर वगैरह अपना बना लेते थे, क्लोथिंग अपनी कर लेते थे। ठीक है, तो यानी कि एक तरीके से इंडस्ट्रीज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन का और उनकी सप्लाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। जस्ट एक सिंपल सी लाइफ होती थी। ठीक है, बट लाइफ जो थी ना वो डिफिकल्ट थी। बिकॉज आपको पता है कि अगर एक बंदे के पास ज़मीन नहीं है और उसने फार्मिंग करनी है, अब वो ज़ाहिरी बात है दूसरे की नौकरी करेगा। तो जब वो नौकरी करता था तो उसकी तनख्वाह जो होती थी ना वो बहुत ज़्यादा कम होती थी, तो मीगर इनको थोड़ी सी जो वेजेस मिलती थी। अलबत्ता हम लोग जब पढ़ते हैं यूएसए को, तो उन्होंने इंडस्ट्रियाँ लगा के
अपनी सोसाइटी को बहुत ज़्यादा फ्लरिश किया था, ठीक है। सेकंड ये कि इसकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थे ना ब्रिटेन के अंदर, ठीक है, ये बेसिकली मैं ब्रिटेन की बात कर रहा हूँ। कंडीशन बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो सारों की ऐसी ही थी, लेकिन ब्रिटेन के अंदर किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई उसके फैक्टर्स हैं, ठीक है। अब उसके फैक्टर्स देख लेते हैं। उसके मेजर जो थे ना वो खैर से आपके 3 फैक्टर्स थे ब्रिटेन के अंदर उस दौर में। पॉलिटिकल सीन जो था, यानी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था वो बहुत ज़्यादा, किसे क्या कहेंगे आप, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल था, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा स्टेबल था ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ब्रिटेन वालों का। सेकंड, कॉलोनियलिज्म, ठीक है। कॉलोनियलिज्म करते थे ये लोग, ये दूसरे जो मुल्कों में जाके, छोटे छोटे मुल्कों में जाके, तो उधर की जो छोटी सी आवाम होती थी बेचारी, नहीं था अपना सेल्फ डिफेंस कर सकती होती, क्योंकि इन टेक्नोलॉजी वगैरह में पीछे थे। अगर आप इंडिया पाकिस्तान की हिस्ट्री भी देखें, यहाँ के लोग क्या थे, तलवारें पकड़ के लड़ते थे, बेचारों के पास वेपन्स नहीं होते थे। बेचारे किंग क्या करते थे, अय्याशियाँ घर छोड़ते थे। इन्होंने टेक्नोलॉजी की तरफ ध्यान कोई नहीं दिया, ऊपर से ये इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ताजमहल ही खड़े किए हैं बस। अलबत्ता वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बन रही थी और वहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की के काम चल रहे थे, और एजुकेशन के थ्रू और टेक्नोलॉजी के थ्रू उन्होंने अपनी पावर को इतना एडवांस कर लिया था कि वो दूसरों के मुल्कों में जाके लूटमार करते थे। और एक किस्म के वो कहते थे कि ये तो वाइट मैन बर्डन है भाई, हम लोग सुपीरियर हैं, ये लोग इन्फीरियर हैं, तो ये हमारा काम है इनको सेट करें, इनको चलाएं। अलबत्ता इनकी ये छोटी सी सोच थी, ठीक है। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि जो ब्रिटिश जो थे ना, ब्रिटिश के जो लोग थे, उनकी जो मार्केट्स थी वो बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग गई थी, ठीक है। तो जब मार्केट्स ग्रो करते हैं तो आपको पता है कि कारोबार भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। जगह जगह से आपके मर्चेंट्स जाते हैं। मार्केट्स जो है वो फ्लरिश कर गई थी इनकी, ठीक है। डिफरेंट मुल्कों में इनके प्रोडक्ट्स जो थे उनको लाइक किया जाने लगा, और फिर उनकी डिमांड भी बढ़ गई, ठीक है। जब इनकी डिमांड्स बढ़ी तो यू you नो know, फिर आपको पता है कि जब प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस भी बढ़ती है। जब प्राइस बढ़ती है, बाहर वालों से आप टैक्स टैरिफ वगैरह और प्राइस वगैरह इंक्रीज करते हो, तो आपको पता है फिर इकोनॉमी जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी स्टेबल हो जाती है, एंड दैट्स इट। ये आपके पास जो था, हमने पढ़ा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की बर्थ कैसे हुई थी बेसिकली। मैं इसका छोटा सा आपको बता देता हूँ, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं इसको। फार्मिंग थी, रूरल एरियाज़ के अंदर लोग रहते थे, सफिशेंट अपने जो फूड वगैरह थी वो गा लेते थे, एनिमल्स पाल लेते थे, और छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ लगा के ये प्रोडक्ट्स वगैरह ग्रो कर लेते थे, क्लोथिंग वगैरह कर लेते थे अपनी, ठीक है। लाइफ सिंपल थी, लेकिन क्योंकि आपके पास हर बंदे के पास तो लैंड है नहीं, हर बंदा तो लैंडलॉर्ड का पुत्र नहीं होता, तो फिर जाहिर बात है वो कुछ लोग फिर दूसरों की ज़मीनों पे काम करते हैं, उनको फिर छोटी छोटी वेजेस मिलती हैं। जब वेजेस मिलती हैं तो जाहिर बात है गुजारा कहाँ होता है। फिर दूसरी तरफ आप अगर फैक्टर्स को देखो, तो फैक्टर्स में आपको पता ही है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था ब्रिटेन का, यहाँ पे मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ ब्रिटेन की, मैं लिख देता हूँ इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन। अभी हम अमेरिका की तरफ आ रहे हैं, तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ब्रिटेन है, ठीक है। तो ब्रिटेन के अंदर बेसिकली जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था ना उनका, किंग क्वीन मोनार्की जो भी था, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल था। सेकंड ये कि कॉलोनियलिज्म करते थे, दूसरों के इलाकों में जाकर लुटमार करके वहाँ से चीज़ें उठा के ले आते थे अपने मुल्कों में, वहाँ पे प्रोडक्ट बनाते थे, और फिर प्रोडक्ट बनाकर ये दूसरे मुल्कों को वापस भेजा करते थे चीज़ें। ये हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डिपेंडेंसी के अंदर, ये जेंडर स्टडी में भी आपको मिलेगा, ये आपको आईआर में भी मिलेगा, तो आपने परेशान नहीं होना, सब कुछ करेंगे। मार्केट फ्लरिश की, उनकी प्रोडक्ट्स लाइक की जाने लगी, डिमांड्स बढ़ी, प्राइस बढ़ी, और ऑटोमेटिकली इकोनॉमी उनकी ज़्यादा होगी। तो दैट्स ऑल अबाउट द कंडीशन ऑफ लोकल्स बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सिविल वॉर का रोल। तो आपको पता है कि सिविल वॉर जो है वो उसने भी अमेरिका की इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया। सिविल वॉर जो है वो आपकी स्टार्ट हुई थी 1861 से, ये स्टार्ट हुई थी, और ये तकरीबन तकरीबन चली थी 1864 या 1865 में चली थी, यहाँ तक चली थी, ठीक है। आई गेस 1864 तक चली थी, फिर 1865 में अब्राहम लिंकन को कत्ल कर दिया था, शायद 1865 तक भी गई हो फरवरी के अंदर, मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं, अलबत्ता 1861 में स्टार्ट हुई थी। अब
जाहिर सी बात है सिविल वॉर में आपका मैंने थोड़ा सा पसे मंज़र बताया था कि क्या हुआ था कि नॉर्दर्न स्टेट इंडस्ट्रीज़ में फुल थी, साउदर्न स्टेट जो थी वो खेती बाड़ी करती थी, फार्मिंग करती थी, यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ कम थी। तो ये लोग कहते थे नॉर्दर्न वाले कि भाई साहब आप एक काम करें, आप इंडस्ट्री ये जो स्लेवरी है इसको ख़त्म करें, सब बराबर पैदा हुए हैं तो अच्छी बात नहीं है स्लेवरी करवाना किसी से। ये कहते थे कि भाई नहीं ख़त्म करनी, क्योंकि हमारी सारी की सारी जो इकोनॉमी वो बेस ही स्लेव पे कर रही है। अगर हम स्लेव्स नहीं पालेंगे, स्लेव्स नहीं यूज़ करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी पे असरात आएंगे। जब प्रोडक्टिविटी पे असरात आएंगे तो आपको पता ही है फिर कि इकोनॉमी गिर जाएगी। ओके, तो सिविल वॉर में 3 चीज़ें हुई थी, ठीक है। नंबर 1 कि आपके पास जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी थी ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द सिविल वॉर वो बहुत ज़्यादा हो गई थी, ठीक है। और इन्होंने सरपास कर लिया था किसको? सरपास कर लिया था एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को। तो एक चीज़ आपने ये याद रखनी है कि सिविल वॉर का किस तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर रोल रहा है, बिकॉज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी हैड सरपास्ड द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। नंबर 2 आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस वॉर से बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया था, क्योंकि ये सारे के सारे लग गए थे वॉर के अंदर, तो ये सारे के सारे अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे थे। तो इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत ज़्यादा बेनिफिट लिया था इस वॉर से, ठीक है। और नंबर 3 आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो कॉमन बिलीफ है अमेरिकन का वो ये कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूएसए जो थी वो स्टार्ट ही बेसिकली 1965 में, यानी कि सिविल वॉर के बाद हुई। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूएसए वो कब स्टार्ट हुई थी? वो आपके पास सिविल वॉर के वेक में स्टार्ट हुई थी, यानी सिविल वॉर ने ही अमेरिकन को जाग दिलाई थी। अमेरिकन सोए हुए थे, इनको जगाया था कि भाईजान इंडस्ट्रियलाइजेशन करो, ठीक है। तो सिविल वॉर की वेक में आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूएसए स्टार्ट हुई थी। तो अगर आपने बैकग्राउंड के अंदर हल्का फुल्का बताना है सिविल वॉर के बारे में तो इट वुड बी इनफ, ठीक है। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अमेरिका। तो ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अमेरिका कहाँ से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है जी 1807 से। फिर इसका हम कंपैरिजन करेंगे 1830 के अंदर और फिर 1885 के अंदर। तो थ्रू आउट दिस पीरियड ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई और एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गई थी। अब 1807 यहाँ पे अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? थॉमस जेफरसन। ये बंदा जो है ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है, ठीक है। और ये लगा देता है क्योंकि 1860 के अंदर ब्रिटिश और जो नेपोलियनिक फ्रांस है, ठीक है, ये दोनों आपस में लड़ मर रहे थे। अब आपके पास होता क्या है कि सबसे पहले फ्रांस क्या करता है? फ्रांस जो है वो मेनलैंड यूरोप का पार्ट है, ठीक है। ये मेनलैंड यूरोप में आता है, जबकि आपको पता है कि जो ब्रिटेन एक आइलैंड नेशन है। आपने अक्सर ब्रिटिश आइसेल पढ़ा होगा लव्स, ठीक है। तो बेसिकली ये आइलैंड्स हैं, मजमुआ है आइलैंड्स का। अब फ्रांस ने क्या किया, क्योंकि ये लोग ट्रेड करते थे, ठीक है, ब्रिटिश जो था वो ट्रेड करता था मेनलैंड यूरोप से। तो फ्रांस ने क्या किया, इसका रास्ता मेनलैंड यूरोप से बंद कर दिया, ठीक है, कि ब्रिटिश जो है मेनलैंड यूरोप में बढ़ के तो दिखाए, टांगे तोड़ देंगे इसकी, ठीक है। तो फ्रांस ने अपनी हेजेमनी शो की, अपनी चौधराहट शो की। कहाँ पे? लैंड के ऊपर। इसने अपनी चौधराहट शो की किसके ऊपर? जमीन के ऊपर, ठीक है। मैं एक तो अच्छे तरीके से लिख दूं, चौधराहट इसने शो की अपनी जमीनों के ऊपर। तो इसके पास जमीनें थी, तो ब्रिटिश भी थे, कहते कि यार ये तो ज्यादती कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं,
उन्होंने क्या किया, फ्रांस की जो लैंड थे उसके रिस्पांस के अंदर फ्रांस ने जो ज़मीनों के ऊपर जो ब्लॉकेज लगा दी थी ब्रिटिश के लिए, उसके रिस्पांस में ब्रिटिश ने फ्रांस का रास्ता रोक दिया था टुवर्ड्स द पैसिफिक ओशन। ठीक है, नहीं सॉरी, पैसिफिक ओशन कह रहा हूँ, अटलांटिक ओशन। ठीक है, आपने इस ब्रिटिश ने क्या किया, इस ब्रिटिश ने फ्रांस का रास्ता रोक दिया टुवर्ड्स अटलांटिक ओशन। अब सुन के हैरानगी होगी कि इसने तो चलो जमीनी रास्ता बंद किया था, इसने कैसे अटलांटिक ओशन के ऊपर इसके ऊपर बैरियर लगाया। तो इसने यहाँ पे ला के अपनी नेवी की जितने भी शिप्स थे वो खड़े कर दिए कि फ्रांस जरा अटलांटिक ओशन में उतर के तो दिखाई, इसकी टांगे तोड़ दे। ठीक है, तो ये जो लड़ाई हुई थी इसमें अब ये दोनों लोग आपके पास ब्रिटेन एंड फ्रांस, ये दोनों देख रहे थे यूएसए की तरफ। ठीक है, ये यूएसए की तरफ देख रहे थे कि आया कि यूएसए हमारे पास आ जाए। ठीक है, ब्रिटिश के पास आ जाए या फ्रांस के पास आ जाए, क्योंकि यूएसए को देखा जा रहा था बिकॉज यूएसए इन दो की ही कॉलोनी थी एक। ठीक है, लेकिन वो क्या कर गया, वो इंडिपेंडेंट डिक्लेरेशन कर गया और वो एक इंडिपेंडेंट स्टेट बन गया, बट ताल्लुकात अच्छे थे। तो ये दोनों ब्रिटिश और फ्रेंच लोग ये देख रहे थे अमेरिकन की तरफ कि आया कि अब अमेरिकन हमारी साइड पे जाते हैं या ब्रिटिश की साइड पे जाते हैं, और इसी तरीके से ब्रिटिश देख रहे थे कि ये हमारे पास आते हैं या फ्रांस के पास जाते हैं। तो उस वक्त जो ये जेफरसन था, ये जेफरसन प्रो फ्रेंच था। ठीक है, और फ्रांस को इससे बड़ी उम्मीद थी कि यार ये हमारे साथ इल्हाक करेगा और ब्रिटिश के अगेंस्ट हमारे साथ मिल के लड़ेगा। लेकिन यूएसए यानी थॉमस जेफरसन ने क्या कहा, हम भाई न्यूट्रल है। ठीक है, हम न्यूट्रल है, वी आर नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ एनी आर्मी। ठीक है, तो इसने कह दी जी हम न्यूट्रल हैं, हम अपने न्यूट्रल राइट्स क्लेम करते हैं। अब ये न्यूट्रल राइट्स क्या हैं, न्यूट्रल राइट्स ये हैं कि आप दोनों की जंग है, आप दोनों लड़ते मरते रहो, अपना रास्ता रोको। हमारी तरफ से कोई प्रोडक्ट की शिप जाएगी यूरोप में, उसे कोई ना रोके, या उधर से हमारी तरफ कोई इंपोर्ट आती है तो उसे कोई ना रोके। ये हमारे न्यूट्रल राइट्स हैं और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात पे ब्रिटिश को बड़ी तकलीफ हुई। तो ब्रिटिश ने क्या किया, यानी कि ब्रिटेन ने क्या किया, ये जाते थे अटलांटिक ओशन के अंदर। फर्ज कर लें ये अटलांटिक ओशन है, ये अमेरिका है, ये ब्रिटेन है। ठीक है, और यहाँ पे सारा का सारा अटलांटिक ओशन है। ठीक है, दिस इज अमेरिका, दिस इज ब्रिटेन। अब ये जाते थे अमेरिका वाले, ठीक है, अमेरिका कह रहा हूँ सॉरी, ब्रिटिश वाले। ठीक है, और यहाँ पे 1807 में क्या हुआ, एक शिप जा रही थी अमेरिकन शिप जा रही थी, यहाँ से ब्रिटिश नेवी का जहाज आया। ठीक है, उसने इसके ऊपर बमबारी की और बमबारी करके इसके ऊपर चढ़ गए, और इसको यहाँ पे जितने भी सिपाही थे, खास तौर पे अमेरिकन सिपाही, उनको कहने लगे कि आप और आप आ जाओ जी साढ़े नाल, हमारी आर्मी के अंदर शामिल हो जाओ। यानी किडनैप करते थे उधर के सेलर्स को और शिपर्स को, और अपनी आर्मी में शामिल कर लेते थे कि आए आप हमारे साथ मिलकर फ्रांस के अगेंस्ट लड़ें, और वो ले जाते थे यहाँ से। ठीक है, अब जो थॉमस जेफरसन था वो चाहता तो यहाँ पे वॉर डिक्लेयर कर सकता था, क्योंकि ये तो बड़ी बदतमीजी थी ना ब्रिटिश की तरफ से। लेकिन थॉमस जेफरसन को आइडिया था कि भाई हम लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं अभी भी, वी आर नॉट इन द पोजिशन टू फाइट अगेंस्ट ईच ऑफ द पावर्स इन द यूरोप। सो उन्होंने क्या किया, जेफरसन ने एम्बार्गो एक्ट लगा दिया। ठीक है, 1807 का एम्बार्गो एक्ट लगा दिया। एम्बार्गो एक्ट क्या है, एम्बार्गो एक्ट ये है कि ना अमेरिका अब ब्रिटिश या यूरोप से इंपोर्ट करेगा, और ना ही हम लोग किसी को एक्सपोर्ट भेजेंगे। तुम लोगों ने नहीं बात आना ना, भाड़ में जाओ। ठीक है, एनीवेज इसने इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगा दी। अब इसका नुकसान किसी को नहीं हुआ। ठीक है, उनको टका फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, नुकसान किसको हुआ, अमेरिकन को हुआ। अच्छा, जो बेसिकली ये जो लड़ाई हुई थी, ये बेसिकली बमबारी हुई थी, और ये जो उठा के ले गए थे सोल्जर्स को, इसे कहते हैं चिसापेक
इंसिडेंट, ठीक है, Chesapeake incident, because it occurred at the Bay of Chesapeake in America. So that's why it's called Chesapeake incident. It occurred in 1807, and in the result of Chesapeake incident, Thomas Jefferson imposed Embargo Act in 1807, which states that America is not going to import or export any of its goods towards the Europe. तो आपने ये चीज याद रखनी है 1807 के जिमन में। बात कर लेते हैं 1830 में क्या खास हुआ था जी। 1830 में कुछ इतना खास नहीं हुआ था, अलबत्ता ये जरूर हुआ था कि 1807 से इंडस्ट्रियल एक्सपेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अगर हम कंपेयर करें 1807 और 1830 को, तो जहां 1807 में आपके पास 15 से 20 कॉटन की फैक्ट्रियां थी, वहां पे अब आपके पास कितनी मिल्स आ गई हैं, कोई तकरीबन आई गेस 3000, ठीक है, 3000 सॉरी 8000, जहां पे आपके पास यहाँ पे 15 से 20 कॉटन मिल्स होती थी, इधर अब क्या आ गई हैं 8000 स्पिंडल्स आ गए। इतनी ज़्यादा आपके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन इस छोटे से अरसे के अंदर 23 साल के अंदर अंदर बढ़ गई थी। और सेकंड ये 1830 में ही आपके पास अमेरिका ने इंजन बना लिया था, ठीक है, ये स्टीम इंजन था, ठीक है, स्टीम इंजन था, और पिट्सबर्ग ने बनाया था ये, बेसिकली पिट्सबर्ग ने, एक साइंटिस्ट था, उसने बनाया था ये इंजन। सेकंड ये कि जो इस इंजन का नाम था वो सिनसिनाटी था, सिनसिनाटी, ठीक है, सिनसिनाटी, ठीक है, सिनसिनाटी इसका नाम था, और इसका जो मॉडल था वो 150 था, सिनसिनाटी 150 से कहा जाता था। अब आपके पास 1885 में अगर देखें तो 1885 में यूएसए हैड सरपास्ड ब्रिटेन, ठीक है, एंड फ्रांस एज वेल। तो ये दोनों को क्या कर गया था, ये सरपास कर गया था, ये इन दोनों से इंडस्ट्रियलाइजेशन की दौड़ में ज़्यादा बढ़ गया था, इकोनॉमी भी इसकी अच्छी हो गई थी 1885 में। तो ये दोनों आपस में वॉर के अंदर लगे रहे, और वॉर का नतीजे में आपको पता ही है कि बड़ी गंदी किस्म की इकोनॉमी ख़राब होती है बंदे की, सॉरी मुल्क की, ठीक है। दैट्स वाई आपके पास जो है यूएसए वॉर में डायरेक्टली नहीं गया, और दैट्स वाई अमेरिकन जो हैं वो सरपास करके ब्रिटेन और फ्रांस को